नमस्कार साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं भीम कारवां पे मेरा नाम डॉक्टर राजकुमारी है और मैं भीम कारवां पे आज लाइव हूँ। मैं इस प्रतिष्ठित मंच का जिसका नामकरण भीमराव अंबेडकर जी के नाम से है, विश्व रत्न भीमराव अंबेडकर जी के नाम से है, इस प्रतिष्ठित मंच के संचालनकर्ता और संचालिका शैली किरण जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं आपको आज अपने कुछ कविताओं के साथ रूबरू कराऊंगी और उम्मीद है कि ये कविताएं आप सभी को पसंद आएंगी और इन कविताओं में मैं स्त्री विमर्श की बात अधिक करूंगी और जो समकालीन परिस्थितियां हैं आज देश में, थोड़ी चर्चा उन पर करूंगी। मैं अपने इस काव्य पाठ का आरंभ अपनी एक कविता से करती हूँ, जिसका शीर्षक है पति चुना है परमेश्वर नहीं। पति चुना है मैंने, परमेश्वर नहीं। क्यों? क्योंकि जज्बात समझने वाला, कर्तव्य निभाने वाला पति चाहिए था, परमेश्वर नहीं। मूक बधिर पत्थर नहीं, मूक बधिर पत्थर नहीं, जो स्थिर हो शोषण को खुली आंखों से देखे। मूक बधिर पत्थर नहीं, जो स्थिर हो शोषण को खुली आंखों से देखे और मुस्कुराए। वो पति नहीं, वो परमेश्वर नहीं, पति चाहिए। जिसे मैं समझूं वो मुझे समझे, जिसे मैं समझूं वो मुझे समझे, जो स्त्री को इंसान समझे, देह नहीं। वो पति चाहिए, परमेश्वर नहीं। पैदा किया जिसे मुझ जैसी स्त्री ने, यानी कि जिसे मुझ जैसी एक स्त्री ने पैदा किया है और जो जज्बाती हो, जो संवेदनशील हो, ऐसा पति तलाश रही थी। पैदा किया हो जिसे मुझ जैसी स्त्री ने, पति को पति हो, परमेश्वर ना हो। मेरे संग दर्द हो उसे, आंसू निकले। नेक इंसान पति चाहिए, परमेश्वर नहीं। पति ढूंढ लाई। देखिए, ये जो खोज थी पति ढूंढने की, ये मुकम्मल हो गई। पति ढूंढ लाई, परिकल्पना नहीं, क्योंकि ईश्वर एक परिकल्पना है और हमें प्रत्यक्ष इंसान चाहिए जो जज्बातों से रूबरू हो, जो जज्बात समझे। पति ढूंढ लाई, परिकल्पना नहीं। जिंदगी स्वर्ग है, रूबरू हो आई। जिंदगी स्वर्ग है, रूबरू हो आई। अब अगली जो कविता है, वो कविता स्त्री विमर्श को लेकर ही लिखी गई है कि किस प्रकार की स्त्रियां या किस गुणों वाली स्त्रियां समाज में अधिक प्रिय होती हैं या परिवार को किस तरह की स्त्रियां जो हैं वो पसंद आती हैं। तो गौर फरमाइएगा। वो स्त्रियां पुरुषों को खूब भाती हैं, वो स्त्रियां पुरुषों को खूब भाती हैं, खूब पसंद आती हैं, जो कथन कह देने पर जो कथन कह देने पर मुंडी हिलाती हैं, जो कथन कह देने पर मुंडी हिलाती हैं, यानी कि आज्ञाकारी औरतें सभी को पसंद आती हैं। कहते ही हुक्म के बात अमल में लाती हैं। जैसे ही पुरुष उनको कहे कि ये काम कर दो, वो तुरंत कर देती हैं। तो हुक्म जो उनके पति जो हैं, वो जैसे ही हुक्म करते हैं, जैसे ही कोई भी कथन कहते हैं, उस बात को तुरंत अमल में लाती हैं। वो स्त्रियां जो है वो पसंद की जाती हैं। कहते ही हुक्म के बात अमल में लाती हैं, जुबा नहीं खोलती, जुबा नहीं खोलती, कुछ भी नहीं बोलती। जुबान नहीं खोलती, कुछ भी नहीं बोलती। अर्थात वो स्त्रियां जो है वो मुंह चुप होकर हर चीज को, हर फरमान को मानती हैं। जुबान नहीं खोलती, कुछ भी नहीं बोलती। नल की आवाज में, अब वेदना देखिए उसकी कि वो अपनी वेदना को कहाँ पे बहा कर आती हैं। नल की आवाज में खूब आंसू बहाती हैं।
नल की आवाज में खूब आंसू बहा थी, यानी कि वो अपनी सारी वेदना को चुपचाप एकांत में बहा देती हैं, लेकिन किसी को अपनी पीड़ा से रूबरू नहीं कराती या किसी को ये महसूस नहीं होने देती कि उनको कितनी पीड़ा उनकी बातों से होती है। नल की आवाज में खूब आंसू बहा आती हैं, पुनः स्वेलिंग नैन नत कर, यानी कि उनकी आंखें रोने के बाद जब सूज जाती हैं, जब उन पे स्वेलिंग आ जाती है, तो उन्हीं आंखों को झुकाकर पुनः स्वेलिंग नैन नत कर कार्य निपटाती हैं, यानी कि वो रो धो के भी उसके बाद भी अपने गृह कार्यों को निपटाती हैं। अगली पंक्तियां इसी की। एक दूसरा पक्ष जो स्त्री वर्ग का है, जो वर्किंग महिलाएं हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनकी क्या स्थिति है? वो स्त्रियां जो लैपटॉप पर ऑफिशियल काम निपटाती हैं, वो स्त्रियां जो लैपटॉप पर ऑफिशियल काम निपटाती हैं या लेखनी पकड़ बैठ जाती हैं, यानी कि अपने काम करने लगती हैं और लेखन कार्य में व्यस्त हो जाती हैं। वो स्त्रियां जो लैपटॉप पर ऑफिशियल काम निपटाती हैं या लेखनी पकड़ कर बैठ जाती हैं, बेड पर आसीन हो आया यानी कि नौकरानी नौकरानी को किचन में काम बताती हैं। ये वो पेशेवर स्त्रियां हैं जो अपने काम में व्यस्त रहती हैं और बाकी काम किसी और से कराती हैं, तो उनको किस नजर से देखा जाता है? वो बेड पर आसीन होकर आया को किचन के काम बताती हैं, खुद को पता नहीं क्या समझती हैं। ऐसा लोग सोचने लगते हैं कि पता नहीं खुद को क्या समझती है, किचन तक नहीं जाती। खुद को पता नहीं क्या समझती है, इन तीनों से इन तानों से नवाजी जाती है कि पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, बेड से उठती ही नहीं, सारा दिन लैपटॉप में रहती है, सोशल मीडिया पे रहती है, तो इस तरह की धारणाएं उनके लिए बना ली जाती हैं। खुद को पता नहीं क्या समझती है, इन तानों से नवाजी जाती हैं, जवाबदेही करती हैं। वो स्त्रियां जो आंदोलन करती हैं, प्रतिरोध करती हैं, वो स्त्रियां जो आंदोलन करती हैं, प्रतिरोध करती हैं, जवाबदेही करती हैं, वो स्त्रियां बिल्कुल नहीं किसी को रास आती है, यानी कि जो स्त्री किसी प्रश्न का उत्तर दे देती है तो वो लोगों को चुभने लगता है, या वह स्वतंत्र होकर कोई आंदोलन करती हैं, किसी बात का प्रतिरोध करती हैं, तो लोग उनको अलग ही दृष्टि से देखने लगते हैं। तो इस प्रकार के भाव इस कविता में उकेरे गए। अगली कविता जो प्रेम पर लिखी गई है कि एक प्रेमिका के अपने प्रेमी के लिए किस तरह के जज्बात हैं, वो किस किस उपमानों से, किस किस तरह से अपने प्यार को नए नए प्रतिमानों में बांधती है, नई नई उपमाएं देती है। तो ये तीसरी कविता जो है, जिसका शीर्षक है तुम बस रेशमी नजर रखना, ये कविता जो है ये प्रेम को अभिव्यक्त करती है। तो गौर फरमाइएगा। तुम बस रेशमी नजर से देखते रहना, दर्द सारी शिकायतें तुम्हारी भुला दूंगी, दर्द सारी शिकायतें तुम्हारी भुला दूंगी, खुद को मखमली घास बना दूंगी, खुद को मखमली घास बना दूंगी, सरपट दौड़कर गले तो नहीं लग पाऊंगी, सरपट दौड़कर गले तो नहीं लग पाऊंगी, पर हाँ चंचल नजरें तुम पर ठहरा दूंगी, पर हाँ चंचल नजरें तुम पर ठहरा दूंगी, तुम बस रेशमी नजर से देखते रहना। समीर के हल्के झोंकों से समीर के हल्के झोंकों से उड़ेंगे जब जब, समीर के हल्के झोंकों से उड़ेंगे जब जब, केशों को तुमसे इश्क करना सिखा दूंगी, केसुओं को तुमसे इश्क करना सिखा दूंगी, चांदनी रात के जाले इश्क में फंसे हो तुम, चांदनी रात के जाले इश्क में फंसे हो तुम, अपने लिए तेरे मन को थिरकना
सिखा दूंगी, तुम बस रेशमी नजर रखना। अगली पंक्तियां कि वो किस तरह से किताबों में अपने आप को अल्फाज के रूप में स्थापित करना चाहती है प्रेमिका, उसी को व्यक्त करती हैं। जब भी पलटोगे किसी किताब के पन्नों को, जब भी पलटोगे किसी किताब के पन्नों को, तैरता अक्षरों में अक्ष अपना दिखा दूंगी, तैरता अक्षरों में अक्ष अपना दिखा दूंगी। भले ही आज मेरे प्रेम के कच्चे रंग हो, भले ही आज मेरे प्रेम के कच्चे रंग हो, यानी कि उसकी दृष्टि में चाहे प्रेम जो है मेरा कितना भी हल्का पड़ता हो, या किसी भी प्रेमिका का प्रेम कितना भी हल्का पड़ता हो, तो वो कह रही है कि जब भी पलटोगे किसी किताब के पन्नों को, तैरता अक्षरों में अक्ष अपना दिखा दूंगी। भले ही आज मेरे प्रेम के कच्चे रंग हो, पर तुम पर इश्क का चटक रंग चढ़ा दूंगी। यानी कि समय के साथ साथ जो है वो इश्क रंगीन हो जाएगा, या इश्क जो है उसका एक अलग ही रंग नजर आएगा। तुम पर इश्क का चटक रंग चढ़ा दूंगी, तुम बस रेशमी नजर से देखते रहना, तुम बस रेशमी नजर से देखते रहना। अगली पंक्तियां जिसमें वो अपने आप को झरना बनाकर प्रस्तुत करती है, जल बनाकर प्रस्तुत करती है, और उसमें किस तरह का संगीत पैदा होता है वो देखने वाली चीज है। झरने सी बहती रहूंगी तेरे मन के अंदर, झरने सी बहती रहूंगी तेरे मन के अंदर, तुम पल पल भीगते प्रेम में सराबोर होते रहना, तुम पल पल तुम पल पल भीगते प्रेम में सराबोर होते रहना। बिखरूंगी प्रेम फूल की गंध सी अंतस में, बिखरूंगी प्रेम फूल सी गंध सी अंतस में, मेरे जाने के बाद तुम उसे कस्तूरी बना लेना, मेरे जाने के बाद तुम उसे कस्तूरी बना लेना। यानी कि जिस प्रकार से कस्तूरी मृग के अंदर सुगंध होती है और वो कभी भी समाप्त नहीं होती, लुप्त नहीं होती, उस तरह का मेरे प्रेम को आप अपने मन के अंदर बसा लेना, तुम बस रेशमी नजर से देखते रहना, यानी कि प्यार की नजर से देखते रहना। अगली पंक्तियां जो हैं, ये पंक्तियां जो हमारा वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है, और हम इस महामारी के चलते घरों में कैद हो गए हैं, तालाबंदी के चलते देश में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार की जो है विषम परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं, उन्हीं विषम परिस्थितियों को अगली कविता में प्रस्तुत करने का प्रयास मैं करूंगी। कविता का शीर्षक है देश में आखिर ऐसा क्यों है, यानी कि सवाल है कि इस देश में ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। प्रदेश आवाम भी यहाँ क्यों प्रवासी कहलाती है, प्रदेश आवाम भी यहाँ क्यों प्रवासी कहलाती है। जुटता हुजूम है यहाँ क्षणों में चौराहों पर हत्याएं हो जाती हैं, जुटता है हुजूम यहाँ क्षणों में और चौराहों पर हत्याएं हो जाती हैं। इस देश में आखिर ऐसा क्यों है। भूख से तड़पते मजलूम यहाँ, यानी कि गरीब तबका जो भूख से तड़प रहा है, भूख से तड़पते मजलूम यहाँ मृत चूहे कुत्ते तक खा जाते हैं, मृत चूहे कुत्ते तक खा जाते हैं। करोड़पति उद्योगपति मालामाल हो जाते हैं, करोड़पति उद्योगपति और भी मालामाल हो जाते हैं। इस देश में आखिर ऐसा क्यों है कि ये अमीर गरीब की जो खाई है ये इतनी क्यों है, और जो प्रवासी मजदूर या जो बच्चे, इस दौर में देखा हम लोगों ने कि लोगों ने भूख के चलते, भूख मिटाने के लिए चूहे तक खाए हैं, तो वही वर्तमान परिदृश्य इन पंक्तियों में दिखाया गया। अगली पंक्तियां, धनिक के विश्वविद्यालय बनते हैं, धनिकों के विश्वविद्यालय बनते हैं, डिग्रियों के ढेरियां लग जाते हैं,
धनिकों के विश्वविद्यालय यहाँ बनते हैं और डिग्रियों के ढेर यहाँ लग जाते हैं। झोपड़ियां ढकने को दीवारें बनती हैं। झोपड़ियां ढकने को दीवारें बनती हैं जब विदेशी मेहमान भ्रमण को आते हैं। जब विदेशी मेहमान भ्रमण को आते हैं, इस देश में आखिर ऐसा क्यों है कि एक तरफ गरीब तबका है, उसको खाने तक को रोटी नहीं है, और दूसरी तरफ हम अपना जो धन है वो वहां व्यय कर रहे हैं। तो इस देश में इस तरह की परिस्थितियां क्यों हैं, ये देश ऐसा क्यों है, ये सवाल है। अधिकार मांगने वालों पर खूब लाठीचार्ज कराए जाते हैं। जब भी आंदोलन होते हैं, जब भी अधिकारों की मांग होती है, तो इस तरह का परिदृश्य देखा जाता है। अधिकार मांगने वालों पर लाठीचार्ज कराए जाते हैं। शहर की गली चौराहों पर, शहर की गली चौराहों पर सरेआम ईमानदार घसीटे जाते हैं। इस देश में आखिर ऐसा क्यों है? गरीब लाचार साधु भी यहाँ मौत का शिकार बनाए जाते हैं। गरीब लाचार साधु भी यहाँ मौत का शिकार बनाए जाते हैं। हुड़दंग करवा उपद्रवी युवाओं से, हुड़दंग करवा उपद्रवी युवाओं से फिर मौत के तांडव कराए जाते हैं। फिर मौत के तांडव कराए जाते हैं। ये मॉब लिंचिंग वाला भी संदर्भ आप इसको समझ सकते हैं। इस देश में आखिर ऐसा क्यों है? अगली कविता, जो पुरुषवादी समाज में पुरुषों ने हम स्त्रियों के लिए सीमाएं बनाई, जो सीमाएं हमारे लिए बांधी गई, जो बचपन से हम लोगों को सीमाओं के अंदर रहने का एक जो है टारगेट दिया जाता है, या सीमाओं के अंदर रहने की एक बिना चेतावनी दिए ही हमारे लिए जो सीमाएं घड़ दी जाती हैं, उसको ये कविता प्रस्तुत कर रही है। उसी को अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया गया है। स्त्रियों की ही सीमाएं क्यों हैं, ये कविता का शीर्षक है। स्त्रियों की ही सीमाएं क्यों? स्त्रियों की सीमाएं गठित की समाज ने, स्त्रियों की ही सीमाएं गठित की समाज ने खुद के भी सब लालचन थोप दिए गए उन्हीं पर। खुद के भी सब लालचन थोप दिए गए उन्हीं पर। क्यों? क्योंकि पुरुषवादी समाज था। अलर्ट रहना है उनको जब भी कोई आए, अलर्ट रहना है उनको जब भी कोई आए, खास तौर से तब जब घर के कुमाऊ पुरुष का पदार्पण हो, जब घर के कमाऊ पुरुष का पदार्पण हो। भला कमाऊ स्त्रियों को एक गिलास पानी भी गला तृप्ति को कोई क्यों नहीं देता? भला कमाऊ स्त्रियों को एक गिलास पानी भी तृप्ति के लिए कोई क्यों नहीं देता? ये सवाल है कि जिस तरह से पुरुष कमाते हैं, स्त्रियां भी कमाती हैं, और जैसे ही घर के कमाऊ पुरुष आते हैं, स्त्रियां पानी का गिलास लेके हाजिर हो जाती हैं। तो इस तरह का वातावरण कमाऊ स्त्रियों के लिए, पेशेवर स्त्रियों के लिए क्यों नहीं है? ये असमानताएं क्यों? क्या उनकी देह तुम्हारी भांति हड्डियों मांसपेशियों से नहीं बनी? क्या उनकी देह तुम्हारी भांति हड्डियों मांसपेशियों से नहीं बनी? घर दफ्तर का काम कर पिसती थकती नहीं? यानी कि स्त्री भी एक देह है, उसका भी शरीर है, उसको भी थकावट होती है। तो क्या वो घर का और दफ्तर का काम करके थकती नहीं है? तो ऐसा क्यों है? ऐसी असमानताएं क्यों है? आंखें हैं तो देखो, बटन है तो रहने दो। यानी कि आप अगर संवेदनशील हैं, और अगर आपकी आंखें, आपका दृष्टिकोण अच्छा है, और अगर आप देख सकते हैं उसकी स्थिति को, तो अवश्य देखिए। आंखें हैं तो देखो, बटन है तो रहने दो। सारा दिन उन्हीं का दिया, यानी कि वो सारा दिन कामकाज करती हैं, रसोई में कामकाज करती हैं, और जब खाने बैठती हैं तो किस तरह का माहौल होता है। सारा दिन उन्हीं का दिया, खा पी सुस्ताने वाले भी, सारा दिन उन्हीं का दिया, खा पी सुस्ताने वाले भी थाली में आंखें रख देने का प्रयास करते हैं। थाली में आंखें रख देने का प्रयास करते हैं। वहमी प्रवृत्ति, यानी कि उन्हें वहम होता है कि पता नहीं खुद खुद क्या ही खा रही होगी और जो हमें नहीं मिला।
थाली में आंखें रख देने का प्रयास करते हैं, वहमी प्रवृत्ति उकसाती है। खुद कुछ खास खा रही होगी, कितना खा रही है, क्यों खा रही है, कितना खा रही है, क्यों खा रही है, खून जला अपनी अगेन एनर्जी फूंक लेते हैं। उफ, यानी कि वो क्या खा रही है, खुद क्या खाया उस चीज में रुचि नहीं है, वो क्या खा रही है, वो कितना खा रही है, कुछ विशेष तो नहीं खा रही है। ये सारी बातें सोच कर जितनी भी खाने के दौरान एनर्जी ली थी वो सारी बर्बाद कर देते हैं लोग। तो इस बात का अफसोस है। अगली पंक्तियां जो स्त्री विमर्श की एक मुख्य हस्ताक्षर शिमोन द बाउर की पंक्तियों को आधार बनाकर लिखी गई हैं और उनकी एक प्रमुख पंक्ति को शीर्षक बनाया गया है और इस कविता का शीर्षक है स्त्रियां पैदा नहीं होती, स्त्रियां पैदा नहीं होती। सुनिएगा। औरतें रिश्तों के मोहपाश में जल्द जकड़ी जाती हैं, यानी कि स्त्रियां बहुत ही भावनात्मक होती हैं और जल्द ही वो इमोशनल होकर बह जाती हैं। औरतें रिश्तों के मोहपाश में जल्द जकड़ी जाती हैं, वही उनकी नब्ज पकड़ी जाती है, वही उनकी नब्ज पकड़ी जाती है। स्त्रियां पैदा नहीं होती, निर्मित की जाती हैं। स्त्रियां पैदा नहीं होती, निर्मित की जाती हैं। गुनगुनाती हैं, बुदबुदाती हैं, मुस्कुराती हैं। ये वो माहौल है जब वो अपना समय जो है अपने लिए निकालती हैं और उसमें किस तरह की उनके भाव होते हैं, उनके चेहरे पर भाव होते हैं। तो वो किस तरह के भाव हैं? गुनगुनाती हैं, बुदबुदाती हैं, मुस्कुराती हैं। जब भी पाई जाती हैं तब संदेही नजर चढ़ जाती है, यानी कि जब वो गुनगुनाने लगती हैं, मुस्कुराने लगती हैं तो लोग और आसपास का जो पुरुष समाज है या आसपास के जो लोग हैं उन्हें इस दृष्टि से देखने लगते हैं। गुनगुनाती हैं, बुदबुदाती, मुस्कुराती जब पाई जाती हैं तब संदेही नजर चढ़ जाती हैं, तब संदेही नजर चढ़ जाती हैं। स्त्रियां पैदा नहीं होती, निर्मित की जाती हैं। अगली पंक्तियां कि किस तरह उनके लिए शक पैदा होता है, इन पंक्तियों द्वारा यही अभिव्यक्ति दी गई है। दिमाग में शक की तार खींचकर, दिमाग में शक की तार खींचकर सख्ताई लाई जाती है, दिमाग में शक की तार खींचकर सख्ताई लाई जाती है, फिर ब्याही जाती, फिर ब्याही जाती हैं। स्त्रियां पैदा नहीं होती, निर्मित की जाती हैं। यानी कि जब इस तरह का शक होने लगता है या इस तरह की फिजूल की बातें दिमाग में आ जाती हैं तो अंततः उनका विवाह कर दिया जाता है, ये कह के कि अब विवाह करना ही ठीक है। तो इस तरह की धारणाएं जो है समाज में पलती हैं। अगली पंक्तियां कि जब वो मोबाइल के माध्यम से या मीडिया या संचार मीडिया से जुड़ी होती हैं, जब वो फेसबुक या बाकी चीजें यूज करती हैं या वो फोन हाथ में रखती हैं तो किस तरह का सोचा जाता है, किस तरह का माहौल होता है। उनके मोबाइल लॉक्स पर उनकी गैर मौजूदगी में, उनके मोबाइल लॉक्स पर उनकी गैर मौजूदगी में फिंगरप्रिंट्स की तिकड़म अपनाई जाती है। उनके मोबाइल लॉक्स पर उनकी गैर मौजूदगी में फिंगरप्रिंट्स की तिकड़म अपनाई जाती है। स्त्रियां पैदा नहीं होती, निर्मित की जाती हैं। यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं इस मोबाइल में क्या है। इस तरह की चीजें जो हैं वो हमारे आसपास देखने को मिलती हैं कि इस लॉक को खोल के देखा जाए कि वो क्यों मुस्कुरा रही थी, क्यों बुदबुदा रही थी, क्यों गुनगुना रही थी। ये इस तरह की पाबंदियां जो है वो अक्सर लड़कियों पर, महिलाओं पर देखने को मिलती है। ये एक सामान्य सी चीज है। स्त्रियां पैदा नहीं होती, निर्मित की जाती हैं। अगली पंक्तियां जरा सी मिस्टेक पर,
अब उनको देखिए किस तरह से चरित्र प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। जरा सी मिस्टेक पर लक्षणी अवगुणता खरी खोटी सुना बचलन बताई जाती है। जरा सी मिस्टेक पर, जो कि एक मानवीय गुण है कि किसी से भी जो है गलतियां हो जाती हैं, किसी से भी गलतियां हो जाती हैं, हर मनुष्य से गलतियां होती हैं, लेकिन उनको विशेष रूप से किस तरह ट्रीट किया जाता है। जरा सी मिस्टेक पर लक्षणी अवगुणता बताई जाती है, खरी खोटी सुना बचलन बताई जाती हैं। स्त्रियां पैदा नहीं होती, निर्मित की जाती हैं। अब स्त्रियां पैदा नहीं होती, निर्मित की जाती हैं, यानी कि बचपन में जब जब भी कोई इंसान पैदा होता है, तो उसकी इस तरह की उसमें इस तरह की चीजें नहीं होती, वो भी एक पुरुष की तरह ही पैदा होती है, लेकिन उसको संस्कार रूप में या नियम रूप में बांधने का प्रयास किया जाता है, उसका नव निर्माण किया जाता है। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। अगली पंक्तियां, कुछ मूर्तिमती शालीन बता, कुछ स्त्रियों को पुरुष किस तरह से हैंडल करते हैं कि आप बहुत शालीन हैं, आप तो अच्छे घर की स्त्री हैं, आप ऐसा नहीं करेंगी। तो नया जमाना और नए पैतरे हमें देखने को मिलते हैं। ये पंक्तियां उन्हीं को अभिव्यक्ति देती हैं। कुछ मूर्तिमती कुछ शालीन बना, कुछ मॉडर्न बता। कुछ मूर्तिमती कुछ शालीन बना, कुछ मॉडर्न बता, लाठी से हाँकी जाती है। लाठी से हाँकी जाती हैं, स्त्रियां पैदा नहीं होती, निर्मित की जाती हैं। आखिरी पंक्तियां, 12-13 की हो या 65 की। अब देखिए उम्र की भी कोई सीमा नहीं है, चाहे वो किसी भी उम्र की महिला हो, उसको ट्रीट करने का तरीका एक ही रहता है। बुजुर्ग महिलाओं को भी हम देखते हैं कि किस तरह से बुजुर्ग महिलाओं को कम उम्र के बच्चे भी डांट देते हैं। तो 12-13 की हो या 65 की, लिंग भेदता पूर्ण चुभते तंजों से। 12-13 की हो या 65 की, लिंग भेदता पूर्ण चुभते तंजों से उद्विग्न शुद्ध शोकाकुल बनाई जाती है। उद्विग्न शुद्ध शोकाकुल बनाई जाती है, यानी कि उन पर तंज कसे जाते हैं और वो उन तंजों को सहन करती हैं। उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं, या घर की बुजुर्ग हैं या युवा है, इनको किस तरह से उनके साथ बात करनी चाहिए, इस तरह का जो है कोई रवैया नहीं अपनाया जाता। सिर्फ उन्हें एक ही दृष्टि से देखा जाता है कि स्त्री है और इसको सीमाओं में रहना चाहिए। तो उम्र की सीमा भी यहाँ खत्म हो जाती है जहां तंज शुरू होते हैं। तो इस तरह से उनको जो है कमजोर बताने का या कमजोर करने का प्रयास किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, और जिससे वो बहुत ही दुखी होती हैं, परेशान होती हैं। तो इस तरह की चीजें हम अपने आसपास बहुत देखते हैं। तो उसको एक तरीके से स्त्री को कमजोर बनाने का जो प्रयास किया गया या किया जाता है या उसे कमजोर माना जाता रहा है, आज के दौर में मुझे नहीं लगता कि स्त्रियां इतनी भी कमजोर है या स्त्रियों को इस तरह से हैंडल किया जाए, क्योंकि स्त्रियां भी जो है वो एक मनुष्य है, एक देह है, और पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं या अनपढ़ स्त्रियां हैं, समान तो सभी का होना चाहिए। तो आखिरी पंक्ति, हाँ स्त्रियां पैदा नहीं होती, निर्मित की जाती हैं, अर्थात उन्हें एक खांचे में ढालने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह के खांचे जो हैं, और इस तरह के खांचों में उनको दोबारा से लाने का प्रयास भी किया गया है, कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये तमाम चीजें ताउम्र चलती रहेंगी, लेकिन स्त्री अगर दृढ़ संकल्प हो जाए तो मुमकिन नहीं है कि उन्हें दोबारा से उन खांचों में लाया जाए। तो मैं अपनी बात को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और साथ ही भीम कारवां मंच का संचालिका शैली किरण जी का तहे दिल से धन्यवाद भी देती हूँ। हार्दिक धन्यवाद शैली जी, और आप सभी को जय भीम।